हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम तक हमने एपी के मोस्टली सब मॉडल्स देख लिए थे। ठीक है, टुडे लेट अस फिनिश द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एपी। तो एक और इम्पोर्टेंट मॉडल है, उसको ढंग से समझेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में। देखो ध्यान से, इफ रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज f ऑफ n इज टू g ऑफ n। f ऑफ n और g ऑफ n समझे बेटा, मतलब फंक्शन ऑफ n। ठीक है, ये एक फंक्शन ऑफ n है, ये भी एक फंक्शन ऑफ n है। फंक्शन ऑफ n का मतलब कोई भी n का एक्सप्रेशन, जैसे इट में बी 3n plus 5, ठीक है, इट में बी 4n plus 3, इट विल ऑलवेज बी अ लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, तो वो खैर जो भी हो, लीनियर हो कुछ भी हो, आप तो ये समझो होगा वैसे लीनियर ही। तुम ऐसे मान के चलो कि तुम्हारे पास दो फंक्शंस ऑफ n आएंगे, ठीक है, मतलब n में कोई भी एक्सप्रेशन आएगा तो तुम्हें क्या देगा, वो रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज देगा, f of n is to g of n, और तुमसे पूछेगा क्या, रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स। nth टर्म्स का रेशियो पूछेगा। तो मैंने क्या लिखा उसको ध्यान से समझो। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, यहां पे n की जगह यू टू रिप्लेस n बाय 2n minus 1, बस ये इतनी सी ट्रिक ध्यान रखनी। जहां भी फंक्शन में n आ रहा है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, 2n minus 1। मतलब अगर ये fn is to gn था तो आपका आंसर होगा f of 2n minus 1 is to g of 2n minus 1। n की जगह क्या लिखना है, 2n minus 1। अगर हम ये लिख लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुई ट्रिक की बात। अब समझते हैं कि इसमें वो कह रहा है बेसिकली क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात तो ये समझो बेटा कि यहाँ पे कितनी एपीज दी, दो एपीज। ठीक है, दो एपीज पहले मान लेता हूँ। ये मान लिया AP1 है मेरी, और एक मान ली मैंने AP2। AP1 में जो है वो फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं। AP2 में फर्स्ट टर्म a डैश मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d डैश मान लेते हैं। दोनों का हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो। इसका जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो हमें पता है क्या होता है, n/2 2a plus n minus 1 d होता है। इसका भी हमें सम ऑफ n टर्म्स पता है, n/2 2a dash plus n minus 1 d dash, खाली डैश लगाना है, दैट्स ऑल। इन दोनों का क्या दे रखा है बेटा, रेशियो sn अपॉन sn डैश। तो इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो n/2 2a plus n minus 1 d डिवाइडेड बाय n/2 2a dash plus n minus 1 d dash। ये मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये रेशियो दे कितना रखा है, fn is to gn, मतलब एक फंक्शन ऑफ n अपॉन दूसरा फंक्शन ऑफ n, ये दे रखा है। ठीक है, ये n/2 से n/2 कैंसिल। ऑलराइट, अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने का कोई पर्पस नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं। व्हाई? बिकॉज़ देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स। ना तो हमें a पता है, ना d पता है, ना a डैश पता है, ना d डैश पता है, ये सब तो हमने माने। तो चार वेरिएबल है बेटा, इक्वेशन एक ही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे छोड़ दो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है उस पे, तुमसे क्या पूछा, रेशियो ऑफ देयर nth टर्म्स। अब अगर मैं nth टर्म्स का रेशियो लूं, मतलब tn अपॉन tn डैश, ये निकालना। tn इसका nth टर्म बोलो, क्या लिखते थे अपन, a plus n minus 1 d, ये लिखते थे। और इसका nth टर्म बोलो, क्या लिखते थे, a डैश plus n minus 1 d डैश, खाली डैश लगाना। यानी मेरे से उसने ये रेशियो पूछा है और ये रेशियो दे रखा है। अब एक रेशियो पूछा है, दूसरा रेशियो चाहिए, और तो कुछ पता ही नहीं। इसका मतलब 100% हमें इसी रेशियो को यूज करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो मेरी ट्रायल क्या होनी चाहिए, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इस रेशियो को इसके बराबर बना दूं, कुछ भी करके। ठीक है, अगर मैं इसको इसके बराबर बना दूंगा और ये इसके बराबर है, यानी ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। समझे ना बेटा, ए किसके बराबर बना दिया, बी के, और बी किसके बराबर है, सी के, तो फिर ए भी सी के बराबर हो गया। इस तरीके की साइकिल क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको इसके बराबर बनाना है। राइट, बराबर कैसे बनाएंगे, अब इसके लिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो इक्वेशन आपने लिखी है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल n, ये सभी n के लिए ट्रू है। ऑब्वियसली उसने n के लिए बोला है, मतलब कोई भी n रखो ट्रू है ना। मतलब मैं जैसे n को 5 रख दूं तो दोनों तरफ 5 रख दूंगा तो ट्रू हो जाएगा। मैं n को 100 रख दूं, दोनों तरफ 100 रख दूंगा, ट्रू हो जाएगा। n को 2n रख दूं तो दोनों तरफ 2n रख दूंगा, ट्रू हो जाएगा। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल n, मतलब मैं n की जगह कुछ भी रख सकता हूं, बस जो मैं यहां रखूंगा वही यहां रखना। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि मेरे को इसको इसके बराबर बनाना है। यहाँ पे देखो a और a डैश का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, मेरे पास 1 है, तो मैं इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, 2 से। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को सेम बनाना है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई बाय डूइंग दिस। तो क्या आएगा, 2a प्लस, ये मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 2n माइनस 2 इंटू d अपॉन 2a डैश प्लस 2n माइनस 2 इंटू d डैश, इतना आ गया। अभी भी ये और ये बराबर नहीं है, मुझे इसको बराबर बनाना था। अब देखो ये तो मैच हो गया, ये तो मैच हो गया, लेकिन ये मैच नहीं हुआ। अब d के अंदर यहाँ क्या आ रहा है, n माइनस 1, यहाँ क्या आ रहा है, 2n माइनस 2। मैंने अभी बोला तुम्हें कि तुम यहाँ n को कुछ भी रख सकते हो। अब तुम ये दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि यहाँ पे n को क्या रखोगे कि 2n माइनस 2 आ जाए। ध्यान से सोचना,
n की जगह क्या रखें कि -1 करने पे 2n-2 आ जाए। तो बेटा n की जगह क्या रखेंगे अपन, 2n-1 यही रखेंगे कि नहीं? थोड़ा सा सोच के देखो, अगर मैं इसकी जगह 2n-1 रखूं तो 2n-1 कितना हो गया, 2n-2, जो कि हमें यहां चाहिए, वही सेम नीचे भी रखेंगे। इसीलिए मैंने आपको क्या ट्रिक बोली कि n की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको, 2n-1, दैट इज ऑल। ये सब करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आता है ये सब कभी मत करना, सीधा वो करना। वो तो इसलिए समझाया भाई, भूल जाओ तो फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आई बात कि यहाँ पे n को हम क्या रख देंगे, 2n-1, तो क्या होगा कि ये रेशियो इस रेशियो के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही इसके बराबर हुआ तो फिर ये दोनों भी बराबर हो गए। तो इसलिए मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ भी मेरे को n को क्या रखना पड़ेगा, 2n-1। तो क्या आंसर है बेटा, f ऑफ 2n-1 अपॉन g ऑफ 2n-1, इसीलिए ये आंसर आता है। इज दैट ओके? सो दिस इज द ट्रिक। तो ट्रिक को ध्यान से समझ लेना, कुछ भी करके हमें रेशियो बराबर करने थे, हमने कर दिए, n की जगह 2n-1 रख दिया। क्लियर? आई टेकन एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट, लेट्स फर्स्ट सॉल्व दैट एग्जांपल। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n+2 is to 5n+4। बिल्कुल वही लैंग्वेज बोल दी, रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, ठीक है। क्या दिया है, ये f ऑफ n, ये g ऑफ n, ये दे दिया। मतलब उसने हमें क्या बोला अभी, sn अपॉन sn डैश किसके बराबर हो गया, 7n+2 अपॉन 5n+4, इसके बराबर हो गया। हमसे किसका रेशियो मांगा है, 20th टर्म्स, ठीक है। तो अभी मैंने यहां क्या सिखाया था, किसका रेशियो निकाल सकते हैं हम, nth टर्म्स का। उसने किसका रेशियो पूछ लिया, 20th टर्म्स का। तो कोई बात नहीं, जब nth का निकाल पाएंगे तो 20th में क्या दिक्कत है, n की जगह 20 रखना है, लास्ट में n की जगह क्या रखना है, 20। अब देखो ध्यान से समझो, अगर तुम्हें nth टर्म निकालना होता था तो तुम n की जगह क्या रखते थे, क्या रखते थे बेटा, 2 से गुणा करके 1 माइनस करते थे, 2n-1 रखते थे। अब तुम्हें कौन सा टर्म निकालना है, 20वां, तो भी वही ऑपरेशन तो वही रहेगा, 2 से पहले गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 into 20-1, 40-1, क्या रखेंगे बेटा, 39। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें n की जगह क्या रखना है, 39 रखना है। व्हाट माय पॉइंट, n की जगह हम क्या रखते हैं, 2n-1, यहाँ पे n कितना है, 20, तो 20 की जगह क्या रखना है मेरे को, 39। इसका मतलब n की जगह मेरे को क्या रिप्लेस करना है, 39। तो अगर मैं इस रेशियो में n की जगह 39 रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। So all I need to do is replace n by 39 and I will get T20 upon T20 dash, जो मेरे को निकालना था। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 7 into 39 plus 2 upon 5 into 39 plus 4। इसको आप कैलकुलेट कर लो, दैट इज द आंसर। समझ आई बात? तो देखा किस तरीके से ट्रिक काम करती है। मान लो कि आप डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर, वैसे तो कर लेना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। जिस भी टर्म्स का रेशियो मांगा है तो ऐसे याद रखो, जिस भी टर्म का रेशियो मांगा है उसका क्या करना है, डबल, और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। उसका डबल करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और उसको किसकी जगह डाल देना है, n की जगह, बस वो आंसर हो गया। कैसे आया वो सारा यहाँ एक्सप्लेनेशन है, यू कैन अगेन रेफर टू दिस, ठीक है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे करना है फटाफट, राइट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। मैंने 2 प्रॉपर्टीज लिखी है एपी की, ध्यान से इनको नोट करो और इनको समझने की कोशिश करो। वन ऑफ देम, द फर्स्ट वन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरिंग लेक्चर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। दिस इज अ प्रॉपर्टी व्हिच आई डिस्कस्ड इन डिटेल, कि मेरे पास अगर कोई भी एपी है, मैंने यही एग्जांपल लिया था कि जैसे सपोज करो मेरे पास इस तरीके की कोई एपी है, 1 से लेके 10, ये एपी है, ठीक है। अब कोई भी एपी अगर मैं लेता हूं तो इधर से और इधर से इक्विडिस्टेंट टर्म अगर मैं लूंगा तो उनका सम हमेशा सेम होता है। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या था बेटा, कि जैसे इधर से तीसरा तो उधर से भी तीसरा, इधर से दूसरा तो उधर से भी दूसरा, ऐसे टर्म्स का सम लेऊंगा तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मतलब इक्वल आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इधर से दूसरा टर्म कौन सा है, 2, उधर से दूसरा टर्म कौन सा है, 9, 9 + 2 कितना होता है बेटा, 11, ठीक है। अब जैसे इधर से आप लो चौथा, इधर से भी चौथा लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन है, 7, 7 + 4 भी कितना होता है बेटा, 11। सेम आ गया कि नहीं आ गया, कोई सा भी ले लो हमेशा सेम आएगा। इधर से और उधर से कोई भी टर्म हम लेंगे हमेशा सम क्या आएगा, सेम आएगा। एंड दिस इज अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी टू सॉल्व क्वेश्चंस इन एपी, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी एपी की होती है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। ऑलराइट, द सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है उसको भी देखो ध्यान से एक बार, क्या बोल रहा है, इफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट इज एडेड टू, सबट्रैक्टेड फ्रॉम, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इन ईच टर्म ऑफ एन एपी, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। इसको भी ध्यान से समझेंगे। कोई भी एपी अगर आपके पास है, कोई भी एपी है, उसमें अगर कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब कोई सा भी कांस्टेंट जो जीरो नहीं हो, ठीक है,
को हम ऐड कर लें सारे टर्म्स में, सब्ट्रैक्ट कर लें सारे टर्म्स में से, मल्टीप्लाई कर दें सारे टर्म्स में, डिवाइड कर दें सारे टर्म्स से, मतलब सारे टर्म्स को उस कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, तो फिर जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो भी क्या आएगी, एपी ही आएगी, वो भी एपी ही आएगी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे अगर सपोज करो कि मैं कोई एपी लिखता हूं, जैसे मैंने ये एपी लिखी, देखो ध्यान से, 3 7 11 15 19 एंड सो ऑन, ये एपी है, एपी है, यस। इसका डिफरेंस 4, इसका 4, इसका 4, मतलब एपी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि भाई एक काम करो, इन सब टर्म्स में आप लेट्स से 2 जोड़ दो, सब टर्म्स में 2 जोड़, कितना आएगा भाई, 5 9 13 17 21 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, क्या ये भी एपी है, डिफरेंस 4, डिफरेंस 4, डिफरेंस 4, ये भी एपी। कॉमन डिफरेंस बदला क्या, नहीं बदला। जब हर टर्म में सेम डिफरेंस लाऊंगा तो फिर तो कॉमन डिफरेंस विल रिमेन द सेम। तो ये पहली बात प्रूव हो गई कि भाई हर टर्म में कुछ कांस्टेंट ऐड करेंगे तो भी एपी आती है, बिल्कुल आती है। हर टर्म में से 2 सबट्रैक्ट कर लेते हैं, इसी ओरिजिनल एपी में से हर टर्म में से 2 सबट्रैक्ट कर लो, 3 - 2 1, 7 - 2 5, 11 - 2 9, 15 - 2 13 और 19 - 2 17, ये आ गया। ध्यान से देखो, ये भी एपी है, यस। हर टर्म का डिफरेंस 4, स्टिल द कॉमन डिफरेंस इज नॉट अफेक्टेड, व्हाई, बिकॉज हर टर्म में सेम चेंज हो रहा है। तो इसलिए प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एपी ही रहती है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो भी एपी ही रहती है, वो भी समझ लेते हैं। ये समझ में आ गया, राइट। अब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, लेट्स डू वन थिंग फर्स्ट, लेट अस मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स बाय 2, लेट्स मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स बाय 2 इज 2 कन्वीनियंटली ले रहा हूं, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, नॉन जीरो ले लें। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 14 22 30 38 एंड सो ऑन। ध्यान से देखो, व्हाट इज द डिफरेंस, 8, व्हाट इज द डिफरेंस 8, व्हाट इज द डिफरेंस 8, कॉमन डिफरेंस डबल हो गया क्योंकि हर टर्म डबल हो गया, हर टर्म डबल हो गया तो डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, लेकिन स्टिल इट इज एन एपी। तो यही बात ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करोगे तो भी एपी आएगी। अब एक काम करते हैं भाई कि हर टर्म को अपन जो है वो 2 से डिवाइड कर देते हैं इसी की, तो क्या आएगा, 3/2 7/2 11/2 15/2 19/2, ऐसा आ गया, फ्रैक्शंस आ गए, कोई बात नहीं। ये कितना है 1.5, ये कितना है 3.5, 3.5 माइनस 1.5 2, ये 5.5 माइनस 3.5 2, 7.5 माइनस 5.5 2, हर बार डिफरेंस 2 आ रहा है, सो कॉमन डिफरेंस हैज बिकम हाफ, क्योंकि आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस हाफ हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस डबल हो गया, तो दोनों केस में एपी आएगी नहीं है। सो दिस इज व्हाट दिस सेकंड प्रॉपर्टी इज, सारे टर्म्स में कुछ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हर केस में एपी आएगी, लेकिन हर टर्म में क्या करना है, सेम कांस्टेंट लेना है, ये नहीं अलग अलग लेना, इसको 2 से कर दिया उसको 3 से कर दिया, फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज होती है एपी की, इनको ध्यान से समझ के याद रखना है, ऑलराइट। Now I've taken an example based on a question based on the application of this property first. See, क्या बोल रहा है, an AP consists of 50 terms. AP में कितने terms है, 50. If the sum of its 7th and 44th terms is 100, find the sum of the AP. बस इतनी सी बात बोल रहे हैं, ध्यान से समझो क्या क्या बोल रहे हैं। पहली बात तो AP में कितने terms है, 50, मतलब एक बार लिख लेते हैं, चलो T1 T2 T3 T4 and so on, ठीक है, T5 T6 T7, क्योंकि उसने 7 दे रखा है, मैं 7 तक लिख रहा हूं, ठीक है, एंड सो ऑन। और उसके बाद में लास्ट में कहां तक जा रहा है बेटा, T50 तक, राइट। उसके पहले कौन आएगा, T49, और पहले कौन आएगा, T48, फिर कौन आएगा, T47, फिर T46, फिर T45 और फिर T44 एंड सो ऑन। उसने 44 और 7 दी इसलिए मैंने वो लिखी, ठीक है। बाकी बेसिकली T1 से कहां तक जाना है, T50 तक। ये 50 टर्म्स है मेरे पास, ठीक है। अब वो मेरे से क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो, सम ऑफ 7th एंड 44th टर्म्स इज 100। कौन कौन से 2 टर्म्स लिए उसने, इधर से कौन सा टर्म लिया बेटा, 7th, मतलब शुरू से कौन सा टर्म, 7th। 44th टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व करो, लास्ट से कौन सा टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इधर से कौन सा, सातवां, पीछे से भी कौन सा, सातवां। अभी प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी कि जब इधर और इधर से इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम लेते हैं तो वो पूरी एपी में हमेशा क्या आता है, सेम आता है, मतलब कोई से भी 2 ले लूंगा हमेशा सम यही आएगा, यही पढ़ा था। तो इन दोनों का सम कितना आया बेटा, 100। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जितने भी पेयर्स बनेंगे सबका सम 100 ही आएगा, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं T1 और T100 T50 ले लूं, T1 और T50 उनका भी सम क्या होगा, 100 ही होगा, क्योंकि वो भी फर्स्ट और लास्ट टर्म्स हुए। T2 और T49 ले लूं, उनका भी सम कितना होगा,
100 ही होगा। T3 और T48 ले लूं, उनका भी सम कितना होगा? 100 ही होगा। तो इसका मतलब मेरे को खाली पेयरिंग करनी है कि नहीं करनी? जितने पेयर्स बन जाएंगे उतनी बार 100 लिखना है मेरे को, खत्म था। कुल कितने टर्म्स है? 50, तो पेयर कितने बनेंगे? 25, आधे पेयर बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हाउ मेनी पेयर्स आई हैव? 25 पेयर्स। हर पेयर का सम कितना है? 100। तो 25 बार किसको ऐड करना है बेटा? 100 को। तो आंसर कितना आएगा? 2500। सो व्हाट इज द सम ऑफ दिस एपी? 2500। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 25 पेयर्स बन रहे हैं और हर पेयर का सम 100 है, सो द आंसर शुड बी 2500। सो सी इट बिकम्स दैट सिंपल। मैंने कुछ किया ही नहीं, आप ध्यान से देखो तो मैंने कोई इक्वेशन एपी की नहीं लगाई, मैंने सिर्फ ये प्रॉपर्टी यूज की और सॉल्व कर लिया। ऑफ कोर्स आप एपी की इक्वेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, बट दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स। अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ओरली देख के आंसर लगा दूंगा, कोई इक्वेशन लिखूंगा ही नहीं, और तुम उसमें इक्वेशन बनाओगे फिर सॉल्व करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम। इसीलिए प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है। राइट, सो वी हैव कवर्ड द थ्योरी ऑफ एपी। एपी की जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब हम कवर कर चुके हैं। नाउ लेट अस सी दीस लास्ट 5 क्वेश्चंस ऑन एपी, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्रेशन। 5 क्वेश्चन मैंने लिखे, इनको पहले कॉपी कर लो, ये अभी डिस्कस करेंगे। पांचों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Interior angles of a convex polygon are in AP. Smallest angle is 120, common difference is 5. Find the number of sides. सबसे पहली बात समझनी बेटा, कॉन्वेक्स का क्या मतलब होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, पॉलीगॉन तो समझते हो, क्लोज्ड फिगर ऑफ n साइड्स इज नोन एज अ पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे पॉलीगॉन तो ये भी होता है, ये भी पॉलीगॉन। मैं अगर ऐसे बनाऊं ना, दिस इज ऑल्सो पॉलीगॉन, लेकिन ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। कैसा पॉलीगॉन है? कॉनकेव। ये भी क्लोज फिगर है जिसकी कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5। मतलब दिस इज ऑल्सो पेंटागन, ओके, बट दिस पेंटागन इज नोन एज कॉनकेव। क्यों? क्योंकि इसका जो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये 180 से ज्यादा है, और कोई भी एंगल 180 से ज्यादा होते ही हम उसको कैसा पॉलीगॉन कहते हैं? कॉनकेव, ठीक है। तो ये कॉनकेव। तो इस तरीके की फिगर्स हमें कंसीडर नहीं करनी, हमें सिर्फ कैसा पॉलीगॉन लेना है बेटा? कॉन्वेक्स। अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। वो बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन एपी। एक और रिलेशन है जो पॉलीगॉन का यूज करना पड़ेगा। कोई भी पॉलीगॉन में अगर n साइड्स हैं, ठीक है, तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ये लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज n-2 into 180। कितना होता है बेटा इंटीरियर एंगल्स का सम? n-2 into 180। अगर n साइड्स है उसमें तो n-2 into 180। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में n कितना होता है? 3, तो यहाँ 3 रखो, कितना आएगा? 3 - 2 1 1 into 180 180। ट्राइंगल का सम 180 होता है ना एंगल्स का, ठीक है। ऐसे ही आप 4 रखोगे क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो 4 - 2 2 2 into 180 360, इसलिए क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई? एपी है। कैसे? ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम पे टर्म्स कैसे पिक करने वो समझ लो। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना दिया बेटा? 120। स्मॉलेस्ट एंगल मतलब हमारे लिए कौन सा टर्म हो गया? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? 120। कॉमन डिफरेंस वो कितना बोल रहा है? 5, यानी डी कितना दे रखा है? 5, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स मेरे लिए कौन हुआ? n हुआ कि नहीं हुआ? राइट। तो अगर एपी की दृष्टि से देखा जाए तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है। और फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और सम ऑफ n टर्म्स भी तो पता है। कितना होगा सम ऑफ n टर्म्स? ये होगा, ये रहा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स, इसीलिए लिखा है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज n-2 into 180। तो बस अब चालू हो जाओ, एपी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो Sn का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a plus n-1d, ये फॉर्मूला होता है हमारे एपी का, ठीक है। लेकिन ये हमें ऑलरेडी किसके बराबर दे रखा है? इसके बराबर। अब चालू हो जाते हैं। तो ये हो गया n/2 2a, रखो यहाँ वैल्यू कितना हो गया बेटा? 240 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 5 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, जो फॉर्मूला होता है एज इट इज फॉर्मूला रख दिया है। क्लियर है? बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकलेगा? n, और वही मेरा आंसर है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखे हैं तो इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधा ऑप्शन उठाओ, एक एक रख के देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा? लेट अस सी। सो वन थिंग यू कैन सी दैट व्हाट इज कॉमन इन दीस टू? 5 और 240 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, और इधर से भी 5 कट जाएगा,
तो मैं 5 को कॉमन लेके कैंसिल करूंगा, ठीक है। 5n/2, 5 से काटा कितना बचा 48, 240/5 48 प्लस इधर से 5 कट जाएगा तो n-1 बचेगा इक्वल्स टू n-2 इंटू कितना बेटा 180। 5 काट लें यहां से, ये 5 और ये 36। ऑलराइट, नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 2 ऑन दैट साइड। और यहां क्या बच रहा है, n इंटू 48 माइनस 1 इज 47 प्लस n इज इक्वल टू 2 को उधर भेज दो, 36 इंटू 2 72 इंटू n-2, इतना, ठीक है। सॉल्व कर लिया अब इसको फिर फर्दर, 47n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 72n माइनस 144, इतना, ठीक। सारे टर्म्स को इधर ले लो तो n स्क्वायर 47 माइनस 72 इज माइनस 25n, राइट, एंड प्लस कितना बेटा 144 इक्वल टू कितना 0। क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है। 144 के दो फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना हो 25, तो याद आ जाना चाहिए -16 एंड -9 क्या होगा, -16 एंड -9। एलसी कितना है 1, -1 से डिवाइड, -1 से डिवाइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n दैट यू गेट 16 एंड 9। कितनी वैल्यूज आई बेटा, दो वैल्यूज आ गई 16 और 9। अब दो वैल्यूज आ गई और मान लो दोनों ऑप्शन में होगी तो क्या दोनों करेक्ट है, नहीं है दोनों करेक्ट, ठीक है। कैसे, हमें कैसे पता पड़ेगा दोनों करेक्ट है या एक ही करेक्ट है या क्या है, कौन सी करेक्ट है, कैसे पता पड़ेगा। तो बेटा उसके लिए व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज देयर वाज अ पॉइंट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन व्हिच इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स में मतलब मैंने क्या बताया था, हर एंगल किससे छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो आप, अगर आप n को 16 देते हो मतलब 16 साइड्स हो गई, 16 साइड्स हो गई तो 16 एंगल्स भी होंगे। तो अगर मैं इसमें लास्ट वाला एंगल कैलकुलेट करूं, 16th एंगल मतलब 16th टर्म ऑफ द एपी, 16th एंगल मतलब 16th टर्म ऑफ द एपी, कितना होगा वो, a प्लस 15d होगा। a कितना है मेरा 120, d कितना है मेरा 5, 5 इंटू 15 75, 195 आ गया। 195 180 से क्या है ज्यादा, अगर ये ज्यादा हो गया मतलब ये कैसा पॉलीगॉन बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा। कॉनकेव अलाउड था क्या, नहीं था, इसलिए ये वाला क्या हो गया गलत, ये सही आ जाएगा। इससे निकाल के देख लेना, ये सही आ जाएगा। तो 16 और 9 में से 16 रिजेक्ट हो गया बिकॉज 16 पे कैसा पॉलीगॉन बन रहा है, कॉनकेव, इसलिए 9 आंसर है। तो इसमें वो ऑप्शन हम टिक कर देंगे 9। इज दैट क्लियर। सो किस तरीके से देखो क्वेश्चन क्या दिया है और हमने उसको एपी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन ए है, कौन डी है, कौन एसएन है, क्या निकालना है। बस जैसे ये पता पड़ा उसके बाद फॉर्मूला चालू हो जाओ, सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक बनेगी तो दो आंसर आएंगे, दो आंसर में हमेशा पॉसिबिलिटी देखनी कि भाई दोनों सही है कि कोई रिजेक्ट हो रहा है। समझ आ गई? ओके, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, देखो सबसे पहली बात जो बोल रहा है वो लिख रहा हूं। एक्स वाई जेड किसमें दिए, एपी में। एक्स वाई जेड किसमें दिए, एपी, ठीक है। A1 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई। अब याद करो बेटा इसका क्या मतलब होता था, एक्स और वाई के बीच में कौन सा नंबर डाला, A1, यानी ये सीरीज भी किसमें, एपी में, तभी तो इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, तभी तो इसको अरिथमेटिक मीन बोलते थे। सही है कि नहीं, ठीक है। ऑलराइट, दूसरी बात आगे पढ़ो। A2 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ y एंड z, मतलब y और z के बीच में कौन नंबर डाल दिया हमने, A2, तभी तो इसको अरिथमेटिक मीन बोलेंगे, यानी ये सीरीज भी किसमें होगी, AP में। ये सब बातें वो क्वेश्चन में बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ A1 एंड A2। वो मेरे से ये पूछ रहा है कि भाई मैं अगर A1 और A2 के बीच में एक नंबर डालूंगा जिससे कि सीरीज किसमें आ जाए, AP में, तो वो नंबर क्या होगा, ये नंबर पूछ रहा है। पहली तीन चीजें गिवन है, लास्ट वाली पूछ रहा है। कैन यू फिगर आउट समथिंग फ्रॉम दिस। अब एक चीज ध्यान से समझो, कुछ कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ऑब्जर्वेशन करोगे तो वैसे ही आंसर आ रहा है। इसको इसको और इसको, इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। हमें पता है भाई x और z के बीच में कौन है, y, x और y के बीच में कौन है, A1, y और z के बीच में कौन है, A2। तो एक साथ लिख लेते हैं सबको, यानी x आएगा पहले, फिर कौन आएगा बेटा, A1, फिर कौन आएगा, y, फिर कौन आएगा, A2, फिर कौन आएगा, z। ये बोल सकता हूं ना मैं ओवरऑल सीरीज, सबको कंबाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया सबको। अब जब कंबाइन कर दिया तो वही मेरे से पूछ रहा है A1 और A2 के बीच में कौन है, कौन है बेटा, A1 A2 के बीच में y है। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज y, y इज द आंसर। सी हाउ सिंपल इट इज। कोई आपको क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं, कुछ लोग इसमें इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, जरूरत ही नहीं। यही तो पूछ रहा है A1 A2 के बीच में कौन है, y। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इस तरीके की टेक्निक्स सीखेंगे तभी फटाफट क्वेश्चन कर पाएंगे, हर क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन अगेन वर्ड प्रॉब्लम है एपी की, ध्यान से पढ़ो। 150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days. 4 workers dropped
द सेकेंड डे, 4 more on the third day and so on. मतलब समझ गए? शुरू में कितने वर्कर्स थे? 150 वर्कर्स थे, उनको एक काम हमने असाइन किया कि भाई इतने दिन में ये काम खत्म करना है। लेकिन क्या हुआ, पहले दिन तो 150 लोगों ने काम किया, दूसरे दिन 4 निकल गए, कितने रह गए? 146। फिर अगले दिन, तीसरे दिन वापस 4 निकल गए, कितने रह गए? 142। ऐसे हर दिन 4 निकलते जा रहे। तो ऑब्वियसली अगर मेरी वर्कफोर्स कम होती जाएगी तो नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क विल बी फिनिश्ड विल इंक्रीज और नॉट? विल इंक्रीज और नॉट? कॉमन सेंस। अगर मैं 150 लोगों से काम करा रहा हूं तो मैं जितने भी दिन में काम कराऊंगा, 146 लोगों से कराऊंगा तो कम दिन में काम होगा, 142 से कराऊंगा तो और कम दिन में, सॉरी और ज्यादा दिन में काम होगा, 142 से कराऊंगा तो और ज्यादा दिन में काम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैं जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्संस घटाऊंगा मेरा नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली, राइट? इफ यू रिड्यूस योर वर्कफोर्स नंबर ऑफ डेज विल इंक्रीज। अब आगे क्या बोल रहा है? इट टुक 8 more days टू फिनिश द वर्क। अब बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉपिंग आउट ऑफ वर्कर्स कितने दिन ज्यादा लगे? 8 दिन ज्यादा लगे। मतलब किससे ज्यादा लगे? जो ओरिजिनली आपको दिए थे दिन उससे 8 दिन ज्यादा लगे। फाइंड नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। आपको बता रहा है कितने दिन में काम खत्म हुआ। अब एक चीज इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं, वर्क टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। अगर सपोज कोई तुम्हें ऐसा बोले कि भाई मेरे 10 मैन हैं, ठीक है, 10 men can complete a job, 10 men can complete a job in, let us say, 10 days. Okay, 10 men can complete a job in 10 days. Alright. अब मैं आपको ये बोलूं कि in how many days will 20 men complete the same job? ठीक है कि नहीं? तो नेचुरल सी बात है कि अगर 10 लोग 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, ऑलराइट, तो अगर मैंने लोगों की संख्या डबल कर दी तो दिन क्या हो जाएंगे? आधे। वर्कफोर्स बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ डेज घट जाएंगे, वर्कफोर्स घटाऊंगा नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। यही होता है कि नहीं होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो बेटा यहां पे क्या आंसर आएगा तुम्हारा? 5 आ जाएगा। बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? राइट। मैं इस क्वेश्चन से क्या समझाना चाह रहा हूं वो देखो। हमेशा men into days will remain constant. This is the important concept of time and work. Men into days always constant होता है। जैसे यहाँ पे men कितने थे? 10। डेज कितने थे? 10। 10 into 10 कितना है बेटा? 100। इधर men कितने हैं? 20। डेज कितने हैं? 5। 20 into 5 भी कितना आया? 100। ये दोनों बराबर है कि हमेशा बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है, ठीक है? तो इसको, ये जो तुमने 5 जवाब दिया ना, इसको जवाब देने का तरीका एक ये भी हो सकता था कि 10 into 10 is equal to 20 into x, और वहां से x कितना आता? 5। तो हमेशा याद रखना टाइम एंड वर्क में मेन डेज रिमेन्स कांस्टेंट, और ये ही कॉन्सेप्ट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करूंगा। क्योंकि हो क्या रहा है, एक सिचुएशन में मेरे पास कुछ मेन है, कुछ डेज है, दूसरी सिचुएशन में कुछ और मेन है, कुछ और डेज है, ठीक है? तो चेंज क्या हो रहा है? मेन और डेज ही चेंज हो रहा है ना, वर्क तो चेंज नहीं हो रहा। ये चीज कब ट्रू है? जब वर्क रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, रिमेंबर वर्क इज द सेम। ओके, इफ वर्क इज सेम देन men into days is always constant. So this is the concept I am going to use. Let's see. तो बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कितने वर्कर्स? देखो 150 वर्कर्स engaged to finish a piece of work in a certain number of days, ठीक है? अब क्या हो रहा है? वर्कर्स ड्रॉप होने चालू हुए और कितने दिन ज्यादा लग गए? 8 दिन ज्यादा लग गए। हमें बताना कितने दिन में काम खत्म हुआ। तो हमने मान लिया कि भाई जितने दिन में काम खत्म हुआ मतलब 8 दिन ज्यादा लेने के बाद हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क इज फिनिश्ड, लेट नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क इज कंप्लीटेड इज n मान लिया। मतलब उस 8 को लेते हुए मैंने n मान लिया, ठीक है? 8 जब ज्यादा लगे। अब ध्यान से देखो कि अगर मान लो वर्कर्स ड्रॉप नहीं हुए होते तो 150 लोगों ने कितने दिन के लिए काम किया होता? n-8 दिनों के लिए, क्योंकि ये n में तो 8 एक्स्ट्रा डेज काउंट हो चुके हैं। अगर वर्कर्स ड्रॉप नहीं होते तो n-8 में ही काम खत्म हो जाता। मतलब उस केस में मेरे पास men into days कितना होता? 150 मल्टीप्लाइड बाय n-8 होता। ये तो ओरिजिनल men into days है, समझ आई बात? ओरिजिनल। Okay, now what is the new men into days? That is what we want because these two should be equal. तो हमें new men into days निकालना है। अब ये जो new men into days निकालना है अपने को, इसको ध्यान से समझो। हुआ क्या इसमें? ये हुआ भाई कि चालू कितने वर्कर्स से हुआ? 150 वर्कर्स थे पहले दिन, उसके बाद 4 ड्रॉप होते गए। मतलब इट इज फॉर्मिंग एन एपी। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -4। हर बार 4 निकल रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस -4 हो गया। और ऐसा कितने दिन तक चला? ऐसा n दिन तक चला, क्योंकि हमने n को क्या माना है? 8 प्लस करने के बाद माना है।
ठीक है, तो इसलिए ऐसा n डेज तक चला, जब तक ये काम खत्म नहीं हुआ तब तक ये चलता गया, मतलब इट बिकम्स अ सिंपल सम ऑफ एन एपी। ठीक है, क्या हो गया सम ऑफ एपी, एस एन हो गया विच इज n by 2 इंटू 2a। 2a में फर्स्ट डे कितने वर्कर्स थे 150 प्लस उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा -4, क्योंकि हर दिन 4 लोग कम होते थे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n by 2 2a plus n minus 1 d। d हमारा -4 है क्योंकि हर दिन 4 निकल रहे हैं, a हमारा 150 है क्योंकि पहले दिन 150 लोग थे। n क्यों यूज किया, क्योंकि हमने माना है द नंबर ऑफ डेज इन व्हिच वर्क इज कंप्लीटेड इज n इंक्लूडिंग दोस 8 एक्स्ट्रा डेज। समझ आ गई बात, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया देख लो, तो ये n by 2 तो बाहर ले लो, ये कितना हो गया 300 माइनस 4n प्लस 4। ठीक है, n by 2 304 माइनस 4n, ये बेटा 2 से कट जाएगा तो n 152 माइनस 2n, इतना आ गया n इंटू 152 माइनस 2n। ये क्या आया तुम्हारा न्यू मैन इंटू डेज। ओके, राइट, शुड बी इक्वल टू व्हाट, द ओल्ड मैन इंटू डेज। ये न्यू मैन इंटू डेज कैसे हुआ बताओ मेरे को, ये तो हमने क्या निकाला भाई, ये तो हमने वो सीरीज निकाली ना जिसमें कि नंबर ऑफ वर्कर्स आ रहे हैं हमारे। ठीक है, अब एक बात याद करो, जो भी वर्कर्स तुम इसमें लिख रहे हो हर वर्कर एक ही दिन काम कर रहा है। ठीक है, मतलब फर्स्ट डे जैसे 150 लोग थे तो उन्होंने फर्स्ट डे काम किया, फिर 146 ने सेकेंड डे एक दिन काम किया, फिर वापस नेक्स्ट ने एक दिन काम किया, तो इसलिए हर जने का इंटू वन ही ऐड हो रहा है, इसीलिए ये डायरेक्टली मैन इंटू डेज आ रहा है। तो ये जो डायरेक्टली आया आपके पास वो मैन इंटू डेज आ गया न्यू, और ओल्ड मैन इंटू डेज कितना था 150 n माइनस 8, दोनों क्या होने चाहिए इक्वल, बस उसको सॉल्व कर लेंगे। So now the last step of this question will be equate the two men into days. So I must get 150 into n minus 8 should be equal to n into 152 minus 2n. ठीक है, ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। तो ये खोल दो, इसको कितना है 150n minus 15 8 जा 120 1200 is equal to 152n minus 2n square. This gives you a quadratic 2n square, सारे टर्म्स इधर ले लेते हैं तो -2n minus 1200 is equal to 0, 2 से कट रहा है, n square minus n minus 600 is equal to 0. So I've got a quadratic in n, right? So I now need to split 600 into two factors जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 25 into 24 चल जाएगा, 25 into 24 कितना होता है 600 ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके क्या दो फैक्टर्स होंगे -25 एंड +24, एलसी कितना है 1, तो ये -1 ये -1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n दैट यू गेट 25 एंड -24। ऑब्वियसली -24 तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि n क्या था नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, इसीलिए आंसर क्या आएगा बेटा 25। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 25। ऑलराइट, लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज। अगेन अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम्स, नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, दो एपीज लिखी हुई है, उनमें कॉमन टर्म्स कितने ये बताने। पहली एपी देखो क्या लिखी है 3 7 11 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगी बेटा 203, ये फर्स्ट एपी। ठीक है, अच्छा इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 4, फर्स्ट टर्म कितना है 3। दूसरी एपी क्या है, दूसरी एपी चालू हो रही है 7 12 17 एंड सो ऑन, लास्ट क्या आ रहा है इसमें 257, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा देखो 5, और फर्स्ट टर्म कितना है 7, ये दे रखा है। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करो कि इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है इनमें आपस में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। जिन दो नंबर्स में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं कोप्राइम्स। ठीक है, तो यहां पे जो दोनों डी हैं वो कोप्राइम्स हैं, उनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं, और ऐसा जब भी होगा तो दोनों सीरीज में जो कॉमन टर्म्स होंगे वो हमेशा इन दोनों डीज के एलसीएम का कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब पहले तो मेरे को कॉमन टर्म्स चाहिए कि नहीं चाहिए, दोनों एपीज में कॉमन टर्म्स चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग आउट द कॉमन टर्म्स। पहले तो मैनुअली ऐसे ट्राई करते हैं, अपन फर्स्ट वाली एपी के कुछ और टर्म्स लिख के देखते हैं, 3 7 11 15, 4 4 का कॉमन डिफरेंस है, 19 23 27 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। और सेकेंड वाली के भी अपन कॉमन टर्म्स लिखने सारे टर्म्स लिखने चालू करते हैं, 7 12 17 22 27 एंड सो ऑन। ठीक है, जरा ध्यान से देखो कौन कौन से कॉमन टर्म है, 7 कॉमन आ गया, 27 कॉमन आ गया। द फर्स्ट कॉमन टर्म इज 7, द सेकंड कॉमन टर्म इज 27।
दैट ओके? ऐसे ही आगे और आते जाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो कॉमन टर्म्स की सीरीज होगी, कॉमन टर्म्स की जो सीरीज होगी वो भी एपी होगी। अगर दो एपीज में कॉमन टर्म निकालोगे तो वो भी एपी आएगी। सो कॉमन टर्म्स विल आल्सो फॉर्म एन एपी। नाउ व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी? इट विल बी द एलसीएम ऑफ these two common differences. This is what my logic is, right or not? So this is the trick कि फटाफट निकालना। बाकी तो आप भाई एक दो और लिख लो तो आ जाएगा आपको समझ में क्या हो रहा है। अब मैंने ये तो बता ही दिया कि कॉमन टर्म्स की एपी बनाएंगे, तो ये तो दिख ही गया कि कॉमन टर्म्स की एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 20। 7 के बाद 27 आया तो 20 कॉमन डिफरेंस हुआ। 20 किसका एलसीएम होता है? 4 और 5 का एलसीएम होता है कि नहीं होता है? तो वही बात हम बोल रहे हैं। बिना ये लिखे भी हम बोल सकते थे कि बिकॉज ये दोनों कोप्राइम्स हैं तो 4 और 5 का एलसीएम यानी 20 ही इस कॉमन वाली सीरीज का भी कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है? सो व्हाट इज द कॉमन टर्म्स एपी? इट इज 7, 27। अगला टर्म बता सकते हो? 20 कॉमन डिफरेंस है, 47 एंड सो ऑन। ये ठीक है? सो दिस इज योर कॉमन टर्म सीरीज। अब वो मेरे से पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस कॉमन सीरीज? इसमें कितने टर्म्स है ये बताने हैं। तो बेटा उसके लिए तो ये पता होना चाहिए ना कि लास्ट में कौन आएगा, तभी तो बता सकता हूं कि कितने टर्म्स है। तो मेरे को अब ये पता लगाना है कि इसका लास्ट टर्म क्या आएगा। अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो भी कॉमन टर्म्स आ रहे हैं उनकी लास्ट डिजिट 7 आ रही है। जो भी कॉमन टर्म्स आ रहे हैं उनकी लास्ट डिजिट 7 आ रही है, मतलब जो भी लास्ट का टर्म होगा उसकी भी लास्ट डिजिट 7 ही होगी। ठीक है? व्हाट वाज द लास्ट टर्म ऑफ आवर सीरीज? 203। ठीक है? कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा इसका? 4। तो मैं 4 पीछे चलने लग जाता हूं। 203 में से 4 गया, कितना हो गया? 199। 199 में से 4 गया, कितना हो गया? 195। तो 197 तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब लास्ट कॉमन टर्म 197 हो ही नहीं सकता। ठीक है? 195 में से फिर 4 गया तो 191, 191 में से 4 गया तो 187। सो व्हाट इज द लास्ट कॉमन टर्म? 187, नॉट 197, क्योंकि लास्ट टर्म इसका जो भी होगा उसमें 7 तो आना ही है लास्ट में। 197 इसका सीरीज का पार्ट नहीं है तो 187 होगा फिर 100%। सर इसमें भी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें तो बेटा कोई भी सीरीज है उसका लास्ट टर्म 7 ही है। कोई भी टर्म है उसका लास्ट टर्म हमेशा क्या है? 7। मतलब अगर लास्ट टर्म 7 है तो वो इस सीरीज का डेफिनेटली पार्ट है कि नहीं? 7 है, 17 है, 27 है, 37 है, सभी आ रहे हैं ना। इसका मतलब 187 भी आएगा कि नहीं आएगा? तो 187 इसमें भी आएगा, 187 इसमें भी आएगा, तो यानी 187 इसमें भी आएगा। सो व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज? 187। दिस इज व्हाट इज द एनालिसिस रिक्वायर्ड। तो बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ दो चीजें हमें सीखनी है। पहली चीज क्या थी? इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। इसका क्या है? 5। दोनों का एलसीएम कितना? 20। यानी हमारी कॉमन सीरीज का एलसीएम, हमारी कॉमन सीरीज का कॉमन डिफरेंस 20 होगा, पहली बात। दूसरी बात, लास्ट टर्म क्या होगा? तो लास्ट टर्म के लिए जो दोनों में से लास्ट टर्म जिसका छोटा है उससे देखना चालू कर दो कि विच विल बी द लास्ट टर्म विच विल फिट इन बोथ द सीरीज। इस केस में क्या हिंट मिला कि लास्ट डिजिट शुड बी 7, वो इस सीरीज में हिंट मिल गया। ठीक है? तो उस हिंट से मैंने ये पता लगाया कि इसका लास्ट डिजिट 7 वाला टर्म कौन सा आ रहा है? 187। वो इसमें तो होगा ही, तो फिर इसमें भी होगा। ठीक है? बस अब तो बस एक लास्ट स्टेप बच गई है। अब ये एक एपी है, इस एपी का फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तुम्हें क्या निकालना है? एन। अब याद करो क्या फॉर्मूला था बेटा एन का? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1, ये फॉर्मूला था। व्हाट इज द लास्ट टर्म? 187। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 7 अपॉन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 20 प्लस 1। व्हाट इज 187 माइनस 7? 180। 180 अपॉन 20 प्लस 1 कितना हो बेटा? ये 9। 9 प्लस 1 10। क्या आंसर इस क्वेश्चन का? 10। देयर विल बी 10 कॉमन टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लें, फिफ्थ। See the fifth one. Again a very important question. Find the sum of all natural numbers from 100 to 300 that are divisible by। दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब मैंने बताया था, फ्रॉम मतलब ये भी लेना है, ये भी लेना है, बिटवीन मतलब दोनों नहीं लेने। ठीक है? दैट आर डिविजिबल बाय फर्स्ट पार्ट 4 और 5। 4 और 5 का क्या मतलब होता है बेटा? या तो 4 से डिविजिबल या 5 से डिविजिबल। ठीक है? सर दोनों से डिविजिबल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। उसने ये थोड़ी बोला कि दोनों से नहीं हो सकता, उसने बोला 4 से हो या 5 से हो, दोनों से हो तो भी चलेगा। ठीक है? अब ये वाला जब भी क्वेश्चन आएंगे ना जहां पे और लिखा है, ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखने की क्या है कि अगर मैं सेट नोटेशन से इनको रिप्रेजेंट करूं। सेट नोटेशन क्या होता है कि जैसे मैं ये बोलूं कि भाई जितने डिविजिबल बाय 4 है, अगर मैं उनको इस सेट में लिखूं, ये वो नंबर है जो किससे डिविजिबल है बेटा? 4 से। ठीक है? ये वो नंबर है जो किससे डिविजिबल है? 5 से। ध्यान से देखो, ये सारे वो नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है, ये सारे वो नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो ये वाले कौन से नंबर होंगे जो बीच में कॉमन आ रहे हैं? ये वो नंबर होंगे ना जो 4 से भी डिविजिबल होंगे और 5 से भी डिविजिबल होंगे।
इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होंगे? 20 से। 5 और 4 से डिविजिबल नंबर किससे होता है डिविजिबल? 20 से। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है तो वो बीच में कॉमन पोर्शन में आएगा, तो वो किससे डिविजिबल होगा? 20 से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो मेरे से पूछ रहा है कि डिविजिबल बाय 4 और 5, या तो 4 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा? मेरे पास ये तरीका है, डिविजिबल बाय 4 प्लस डिविजिबल बाय 5 माइनस डिविजिबल बाय 4 एंड 5। ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस फिगर को देख के ऑब्जर्व करो। मैंने बोला, वो मेरे से बोल रहा है कि 4 या 5 से डिविजिबल सारे नंबर निकालो। मैंने बोला चलो 4 से डिविजिबल चाहिए, ये सर्कल पूरा ले लो क्योंकि ये सब 4 से डिविजिबल है, तो मैंने बोला डिविजिबल बाय 4। 5 से डिविजिबल चाहिए, ये सर्कल पूरा ले लो, ये 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5, दोनों को जोड़ दिया। लेकिन दोनों को जोड़ने में एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है कितनी बार जुड़ गया? 2 बार। इसमें भी जुड़ गया, इसमें भी जुड़ गया, तो उसको एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि 2 बार थोड़ी जोड़ना है, हमें तो एक ही बार जोड़ना है। तो इसीलिए हमने उस पोर्शन को एक बार क्या कर दिया बेटा? माइनस। ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखनी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। नाम में कुछ नहीं रखा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोला जाता है, लेकिन तुम तो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझो कि 4 या 5 बोला है तो 4 ले लो, 5 ले लो, उसमें से 4 एंड 5 माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दे सर? क्योंकि वो 2 बार ऐड हो चुका है, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। समझ आई? इफ दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज simply find out the number of numbers divisible by 4 and the number of numbers that are divisible by 5 and the number of numbers that are divisible by 20। ये 3 चीजें मुझे निकालनी है, बस दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पहले डिविजिबल बाय 4 देख लेते हैं। अच्छा, डिविजिबल कितने नंबर है वो निकालने की भी एक बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, उसको ढंग से समझ लो। तुम्हारे को ये देखना है कि भाई तुम्हारी जो रेंज है उसमें कितने नंबर है। देखो 100 से 300 जाना है तुम्हें। 100 से 300 में कितने नंबर होते हैं बेटा? 100 से 300 में कितने नंबर होते हैं? 200। अगर मैं इन दोनों को नहीं गिनूं तो 200 नंबर होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे गिनना है। कोई बात नहीं, अभी एक बार 100 से 300 गिना, कितनी रेंज हुई? 200 नंबर की रेंज हुई। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर डिविजिबिलिटी बाय 4 देखनी है तो जितने भी नंबर ये है ना 200, उसको 4 से डिवाइड करो। 4 से क्यों करो? क्योंकि डिविजिबल बाय 4 चाहिए। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, वरना तो क्या करना पड़ेगा? अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा तो फिर क्या करोगे बेटा? शॉर्ट ट्रिक अगर नहीं होगी तो कैसे करोगे? 4 से डिविजिबल व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? 100। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 104। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 108। व्हाट इज द लास्ट नंबर? 300। ये एपी बन गई। इज इट एन एपी और नॉट? इस एपी में कितने टर्म्स हम निकाल सकते हैं ना, वही फॉर्मूला, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1 निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप इसके लिए लिख लो, ऐसे ही इसके लिए लिख लो। समझ आई बात? ठीक है, तो इसीलिए ये तरीका तो डेफिनेटली है, लेकिन मैं इस तरीकों को अवॉइड करना चाह रहा हूं, जल्दी करना चाह रहा हूं, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। वो शॉर्ट ट्रिक ध्यान से समझो। क्या बोला मैंने? इस रेंज में मेरे पास कितने नंबर है? 200। तुम्हें क्या करना है बेटा? 200 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। ठीक है, जो भी यहां लिखा उससे डिवाइड करना है। इसका क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ गए? इंटीग्रल पार्ट, राउंड अप नहीं, इंटीग्रल पार्ट। मतलब अगर जैसे कोई नंबर है 53.96, उसका इंटीजर पार्ट कितना है? 53, तो 53 आंसर लिखेंगे, राउंड अप नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी इंटीजर पार्ट है वो आंसर लिखेंगे। ऑलराइट, चलो अब क्या हो गया बोलो? 200/4 जो भी होगा +1। ये +1 क्यों किया? क्योंकि ये दोनों नंबर भी इंक्लूडेड है और ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, 100 भी 4 से डिविजिबल है, 300 भी 4 से डिविजिबल है। बिकॉज ये दोनों 4 से डिविजिबल है, इसलिए मेरे को +1 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां पे इस रेंज में दोनों को काउंट नहीं किया, एक को ही काउंट किया, इसलिए मेरे को +1 करना पड़ेगा। अगर ये दोनों डिविजिबल नहीं होते तो ये +1 में नहीं करता। समझ आई? चलो 200/4 50, 50 + 1 51। तो देखो बड़े आराम से आ गया ना, बिना एपी बनाए। हमारे को पता पड़ गया कि भाई 100 से 300 के बीच में कितने नंबर 4 से डिविजिबल है? 51। सेम वे में नाउ यू कैन फाइंड आउट फॉर 5। 200 अपॉन क्या कर देंगे बेटा? 5 + 1 कर देंगे। ठीक है, फटाफट बोलो कितना? 40, 40 + 1 41। ठीक, फिर इसमें बोलो 200 अपॉन कितना? 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1। 200 अपॉन 20 10, 10 + 1 11। तीनों आ गए बेटा। ठीक है, अब ये तीनों चीजें जो आई है इनको नोट करके रखो, ये अपने को दोनों पार्ट्स में चाहिए होंगे। अब मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था? इंटीग्रल पार्ट। जैसे 39.62 तो 39, मतलब जो भी इंटीजर पार्ट है, पॉइंट के बाद वाला हटा दो, इंटीजर पार्ट आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ठीक है, +1 क्यों किया? क्योंकि दोनों नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और
20 से भी डिविजिबल, इसलिए तीनों में +1 करना पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर तीनों से डिविजिबल नहीं होंगे तो +1 नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अभी ये स्टोर कर लिया आपने 51, 41 एंड 11, 51, 41 एंड 11 ये स्टोर कर लिया। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट अब सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, नाउ सी द फर्स्ट पार्ट। क्या बोल रहा था फर्स्ट पार्ट? 4 और 5। अब याद करो क्या लिखा था हमने, डिविजिबल बाय 4 प्लस डिविजिबल बाय 5 माइनस डिविजिबल बाय 20। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था, वो सर्कल प्लस वो सर्कल माइनस ये बीच वाला। ठीक है, अब लिखो डिविजिबल बाय 4 कितने बेटा, देखो। अच्छा एक बात और याद रखो, तुम्हें क्या चाहिए, यू हैव टू फाइंड द सम, नंबर ऑफ नंबर्स नहीं बताना है, सम बताना है उनका तुमको सम बताना है। तो डिविजिबल बाय 4 कितने नंबर थे, 51, हम उनका सम निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं, क्योंकि वो तो एपी होगी। कितने नंबर है बेटा, 51 अपॉन 2 n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 100, व्हाट इज द लास्ट टर्म, 300। यहां क्या लिखूंगा बेटा, 100 प्लस 300। आई समझ में, n बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट, किसका सम आ गया, डिविजिबल बाय 4 प्लस डिविजिबल बाय 5। बोलो जल्दी से कितने नंबर है, 41, 41 बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट और लास्ट तो सब में सेम ही है, माइनस व्हाट इज दिस 11, 11 बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट, खत्म। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो ये कितना आ रहा है, 400 400 400, 400 से कटेगा क्या बचेगा, 200 200 और 200, 200 कॉमन ले सकता हूं, 200 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 51 प्लस 41 माइनस 11। सो दिस इज 200 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना होगा बेटा, 92 माइनस 11 कितना होता है, 81 into 200। व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, 16200। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 16200। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 16200 फर्स्ट पार्ट। 16200 वो नंबर्स का सम है जो 4 से या 5 से डिविजिबल। समझ आए, थोड़े बहुत नए कॉन्सेप्ट्स इसमें सीखे हैं, इसलिए एक बार और ढंग से वापस से देखना, फिर याद हो जाएगा। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं, 4 और 5 बट नॉट बोथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया है, अब सेकंड पार्ट समझ लो, क्या डिफरेंस आएगा वो भी समझ लो। वापस से उस डायग्राम पे रेफर करो, जो डायग्राम मैंने बनाया था। ये था डिविजिबल बाय 4, ये था डिविजिबल बाय 5, ये था डिविजिबल बाय 20, ये था। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना क्या बोल रहा है वो, 4 और 5 बट नॉट बोथ। मतलब बेटा क्या हुआ, 4 से हो या 5 से हो, लेकिन दोनों से नहीं हो, मतलब 20 से नहीं हो। तो इसका मतलब मेरे को कौन सा लेना है पोर्शन, भाई ये वाला पोर्शन पूरा ले सकता हूं क्या मैं, नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे इसको नहीं लेना है, 20 वाला पोर्शन मेरे को नहीं लेना है इस सेकंड पार्ट में। तो मतलब मेरे को खाली ये वाला पोर्शन लेना है, खाली ये वाला पोर्शन लेना है, फिर डिविजिबल बाय 5 लेना है, लेकिन 20 वाला नहीं लेना, मतलब खाली ये वाला पोर्शन लेना है, खाली ये वाला पोर्शन लेना है, राइट। तो अब फर्क क्या पड़ा, इस चीज में क्या फर्क पड़ा, ध्यान से देखो। डिविजिबल बाय 4 मैंने पूरा सर्कल ले लिया, ठीक है बेटा, डिविजिबल बाय 5 मैंने पूरा सर्कल ले लिया, मतलब ये वाला कितनी बार आ गया, कितनी बार आ गया, 2 बार। क्या हमें इसको लेना है, नहीं लेना है, तो कितनी बार माइनस करेंगे, 2 बार। तो द ओनली डिफरेंस इन दिस पार्ट एंड द प्रीवियस पार्ट इज, यहां पे डिविजिबल बाय 20 वाला 2 बार माइनस होगा, क्योंकि उसको हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, बस। तो अब तो फर्स्ट पार्ट जैसे किया वहीं से आंसर इसका भी निकल जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं बेटा। इधर देखो खाली क्या हुआ, ये जो 11 आया था, ये वाला 11 वो इंटू 2 हो जाएगा, और जब ये 11 इंटू 2 होगा तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, देखो 251 प्लस 41 माइनस क्या आएगा बेटा, 22, 11 का डबल, और कोई फर्क नहीं। Got my point? So what do we get now? Let's solve this. So this is 200 multiplied by 92 minus 22. How much is this? 200 multiplied by 70. That is 14,000. So what is the answer of this question? 14,000. So second part का आंसर लिखेंगे 14,000. ठीक है बेटा? So these were 5 very good questions. ठीक है बेटा? तो ये 4 लास्ट क्वेश्चंस मैंने लिखे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एपी के, ये आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, एंड वी हैव नाउ कंप्लीटेड एपी ऑलराइट। नेक्स्ट वन विल बी स्टार्टिंग विद जीटी, सो प्लीज ट्राई दीस क्वेश्चंस, ओके।